Hello, good morning students. On the last lecture we have discussed about electrolysis and electrolytic cell, and I have told you that the main aspects of electrochemistry are to study the electrolytic cells, electrolytic conduction and galvanic cells. So today I am going to discuss about electrolytic conductance. What is electrolytic conductance? In the previous lecture we have discussed about electrolytic cell and electrolysis, and now we are going to discuss the second part of this electrochemistry, electrolytic conductance. So first of all, you have to know about the electrical conductors. What are electrical conductors? Those substances by which we can conduct the electricity. वो सबस्टेंसेस जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड सेकंड वन आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं. ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो एक फंडामेंटल डिफरेंस समझ लें. इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी ढोने वाले दो गधे हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है आयन. तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर या तो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा होता है या आयंस द्वारा होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल मेटल्स, एलॉयज, ग्रेफाइट. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. इन दीज कंडक्टर्स आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनमें जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व करते हैं या इसको मेल्ट करते हैं तो इसमें आयन प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीस आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जांपल NaCl. इफ यू डिसॉल्व द NaCl इन वाटर, then Na and Cn will produce, and due to presence of these ions, water will be conductor of electricity. Pure water do not conduct electricity. You should know. HCl, NaOH, these all are electrolytes or electrolytic conductors. दूसरा इसमें क्या है, ये सबस्टेंस जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस करते हैं, तो इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं. जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनमें केमिकल चेंज हो जाता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं. सो देयर इज केमिकल चेंज इन दीज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट, you know that electronic conductor, the conductivity of electronic conductor decreases with increase of temperature. मेटल्स में क्या होता है, कर्नेल्स होते हैं और क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में जितना ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा उतना ही उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने पढ़ा है कि जो कर्नेल्स होते हैं, मेटालिक आयंस होते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनके बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. इसलिए ये कंडक्टिविटी को कम कर देते हैं. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है वो आयंस पर डिपेंड करती है. टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आयनाइजेशन है उसका रेट बढ़ जाता है, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाती है. तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था कंडक्टर्स का. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की. तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या है और किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस अभी अभी जैसे हमने आपको बताया था कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन से अथवा उसके मेल्ट से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। तो फैक्टर्स affecting electrolytic conductance. What are factors on which electrolytic conductance depends? सबसे पहला जो मेन फैक्टर है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाला वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट की नेचर से मतलब है कि वो इलेक्ट्रोलाइट हमने बताया था एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, these electrolytes ionize in more extent, hence more ions produced, hence conductivity is more. तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उससे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का रेट होगा वो हाई होगा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आयंस कम प्रोड्यूस होंगे, इसलिए उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम होगा। तो पहली बात हमने क्या बताई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट more ionized and more conductance. जैसे आपका स्ट्रॉन्ग में है HCl है, NaOH है, NaCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है लेस आयोनाइज होते हैं, लेस आयोनाइज एंड लेस कंडक्टेंस। तो आप पहली बात समझ लीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो कंडक्टेंस हाई होगी, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो कंडक्टेंस लो होगी। दूसरा है नंबर 2, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ आइंस, एटम नहीं कहिए, आइंस कहिए, साइज ऑफ आइंस। इलेक्ट्रोलाइट जब भी आयनाइज होता है तो जो आइंस प्रोड्यूस होते हैं उसका जो साइज है वो अगर छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है। चार्ज डेंसिटी रेशियो हाई होता है तो उसका जो सॉल्वेशन होता है वो सॉल्वेंट में ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादा सॉल्वेशन होने की वजह से उसका जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है। तो स्मॉलर आयंस आर हाईली सॉल्वेटेड, हेंस लेस कंडक्टेंस। पहली बात क्या हुआ, स्मॉलर आयंस आर हाईली सॉल्वेटेड, hence less conductance. जबकि बिगर आयंस जो होते हैं, बिगर आयंस आर लेस सॉल्वेटेड, hence high conductance. For example, conductance of LiCl is less than that of NaCl। देखिए LiCl में जो Li आयन है वो स्मॉलर साइज का है,
Na आयन बिगर साइज का है, तो Li आयंस जो है वो ज्यादा सॉल्वेटेड रहते हैं, इसलिए इनका मूवमेंट कम होता है, जबकि Na आयंस का सॉल्वेशन कम रहता है, इसलिए ये ज्यादा जो है कंडक्टेंस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह से साइज ऑफ आयन ऑल्सो इफेक्ट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। थर्ड, तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये क्या है? देखिए, पोलर और नॉन पोलर दो तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो अगर सॉल्वेंट आपका पोलर है तो उसमें जो आयनिक कंपाउंड है वो ज्यादा आयनाइज होगा, उसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसलिए उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो पोलर सॉल्वेंट्स rate of ionization is greater in polar solvent and the conductance is more in polar solvents, जबकि जो लेस पोलर होंगे उसमें आयनाइजेशन कम होगा, इसलिए उनकी कंडक्टेंस कम होगी। ये तो बात हो गई नेचर। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस लेयर्स के बीच में होता है, या इसको कह सकते हैं कि गाढ़ापन। अगर विस्कस है सॉल्वेंट तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि विस्कस सॉल्वेंट में इंटरेक्शन जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का होता है वो हाई होता है, इसलिए माइग्रेशन ऑफ आयंस इज लेस। तो इसलिए विस्कोसिटी बढ़ने पर जो है वो कंडक्टेंस कम हो जाती है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाएगा। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो ज्यादा आयनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके बीच के इंटरेक्शन कम होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयनाइजेशन ज्यादा होता है, इसलिए डाइल्यूशन बढ़ाने पर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों का ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, जबकि हाई कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पर इंटर आयनिक जो इंटरेक्शंस होते हैं, आयंस के भी अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, उनके बीच के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो हाई होते हैं। तो ये और मेन फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है। एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है, क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनाइजेशन बढ़ जाता है। हालांकि आपने उसमें पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं उनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की कंडक्टेंस जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये फैक्टर्स थे जिस पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक, इनको डिटेल में आप एक्सप्रेस कर लीजिए, ये हमने आपको बता दिया है, इसको नोट्स बनाते समय डिटेल में एक्सप्रेस आपको करना। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अब आता है some basic concepts about electrolytic कंडक्टेंस। सबसे पहला जो है पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस।
कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंडक्टेंस क्या है? इजीनेस इन द फ्लो ऑफ करंट, जबकि रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो पहले हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस कम होगी। तो सबसे पहली बात आती है रेजिस्टेंस आर। इसके लिए आपको ओम्स लॉ आना चाहिए। आपने फिजिक्स में भी ओम लॉ पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस, आप एक पॉइंट से यहां आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना चाह रहे हैं, तो इस एंड पर और इस एंड पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, कंडक्शन उतना ही हाई होगा। अगर यहां जितना करंट भेजना है उतना ही यहां से पास करेंगे तो वो नहीं पहुंचेगा उतना, क्योंकि बीच में जो है रेजिस्टेंस जो है की वजह से जो करंट है वो उसका फ्लो कम हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इट मींस V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओम लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, I उससे करंट एम्पियर में फ्लो कर रहा है, V वोल्टेज है, I एम्पियर है, तो वोल्टेज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो एम्पियर में भी उतना ही ज्यादा होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I। बट व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन दिस फ्लो ऑफ करंट? रेजिस्टेंस ऑफ वायर और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और V इक्वल क्या लिख सकते हैं? IR। V क्या है? वोल्टेज डिफरेंस। I क्या है? करंट है, किसमें नापा जाता है? एम्पियर में। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल IR, जहां R क्या है? रेजिस्टेंस बोला जाता है, या रेजिस्टेंस R इक्वल V अपॉन I। R इक्वल क्या हो गया? V अपॉन I। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ R इज ओम। ओम बिल्कुल इंडियन यूनिट है, ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट है क्या? ओम। ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस। ओम को हम ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से ओमेगा। तो ओम या ओमेगा ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आप समझ गए होंगे। और रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। अगर हम वायर से करंट के फ्लो की बात करें तो उसमें क्या है? कर्नेल्स का जो वाइब्रेशन है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, उसकी स्ट्रक्चर है लैटिस का, वो रेजिस्टेंस का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं, तो अभी जो फैक्टर्स बताए, साइज ऑफ द आयंस है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए अलग तरह के देखते हैं, वायर के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए अलग तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये हो गया पहला रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस R इक्वल होता है V अपॉन I। अब बात आती है रेजिस्टेंस के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी।
इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो इसका किसी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है वो समझिए। देखिए प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस R होता है, इट इज फाउंड दैट R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A। R जो रेजिस्टेंस होता है वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल हो गया L अपॉन A और R इक्वल हो गया रो L अपॉन A। ये हमने इक्वेशन 1 आई थी, ये इक्वेशन हो गई 2, जहां रो क्या है, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। डिफाइन करने का क्या तरीका है, हाउ विल यू डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कैसे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो वो देखिए समझते हैं। अगर इक्वेशन 2 में L 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ ऑफ द वायर है, ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात करें तो जो लेंथ वायर का होता है वो L मान लिया और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में हम जो प्लेट्स लेते हैं उनका एरिया A माना जाता है और इनके बीच की डिस्टेंस ये L है और इसका एरिया ये माना जाएगा A। तो L 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन R इक्वल क्या हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा रो। अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस जब उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डिफाइन कैसे करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर ये हम 1 बाई 1 सेंटीमीटर की दो प्लेट्स लगाएं, इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखें, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा उसके द्वारा जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, इसके द्वारा जितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाएगा, दैट विल बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है स्पेसिफिक मेजरमेंट में रेजिस्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक लेंथ और स्पेसिफिक एरिया के लिए क्या रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर वायर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर लेंथ वाला वायर और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस 1 सेंटीमीटर एरिया में क्या रेजिस्टेंस ऑफर किया गया वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट कैसे निकाल लेंगे, रो इक्वल क्या हो जाएगा, बोलिए R इंटू A अपॉन L। R की यूनिट क्या है, ओम, A की सेंटीमीटर स्क्वायर, L की क्या है सेंटीमीटर, तो ये ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ रो इक्वल है ओम सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या निकल आई, ओम सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ये रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R और रो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब बात आती है कंडक्टेंस। तो यहां आप समझ लें कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या बोला जाएगा? कंडक्टेंस बोला जाएगा। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम टॉपिक आपका डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, अब तीसरा आपका पॉइंट आता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द करंट। तो कंडक्टेंस क्या हो गया? इजी इन द फ्लो ऑफ करंट। तो थर्ड पॉइंट आता है कंडक्टेंस। इसको जनरली जी से डिनोट करते हैं। तो इट इज द measure of easy of flow of current। क्या है कंडक्टेंस? ये किसी भी कंडक्टर से करंट के फ्लो में कितना इजीनेस है वो कहलाता है कंडक्टेंस। फ्लो ऑफ करंट थ्रू a conductor and it is reciprocal of resistance of conductor। मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे फ्लो में ज्यादा इजीनेस रहेगी, रेजिस्टेंस हाई होगा तो उससे करंट के फ्लो में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज G इक्वल 1/R। कंडक्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया। तो G इक्वल हो गया 1/R। यूनिट क्या हो जाएगी G की? R की यूनिट क्या आपने पढ़ी थी? यूनिट ऑफ G इक्वल 1/, यूनिट ऑफ R, यूनिट R की आपने पढ़ी थी ओम, तो 1/ओम। तो ये हो जाती है ओम इनवर्स। क्या हो जाती है? ओम इनवर्स। और इसको क्या ले सकते हैं? ओमेगा उसकी थी, ओमेगा इनवर्स। या फिर OHM को उल्टा करके लिख देते हैं MHO, ये भी है MHO में हो करके पढ़ते हैं। या फिर इसकी यूनिट साइमन क्या है? और साइमन इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 साइमन इक्वल क्या होता है? 1 ओम इनवर्स और ओमेगा इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो एक बार आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में देखिए, उनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं उनको रटिए मत, समझिए। देखिए आप इनको अगर समझ के चलेंगे तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली समझ पाएंगे। ठीक है ना। अगर रटने में रहे कि साहब ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो उसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रट के कोई चीज अप्लाई नहीं की जा सकती। तो क्या क्या फैक्टर्स थे उसके बेसिस पे हमें सोचना होगा कि इसमें कंडक्टेंस कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए, वो आप देख लीजिए। कल नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा उसमें हम इसको आगे जो है लेके चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।